विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम। उत्तराखंड में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के बहुत सारे प्रश्न कवर होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा राज्य के प्रमुख बुग्याल। ठीक है, तो भाई क्या करना है, आपने उन बुग्यालों की लोकेशन याद रखनी है कि बुग्याल हैं कहाँ पर वो। ठीक है, तो सबसे पहले सतोपंथ, कौन सा? सतोपंथ, घस्तोली, रताकोण और लक्ष्मीवन। एक साथ याद कीजिएगा। जो आपका चमोली का जो प्रथम गांव है माणा, मणि, जिसे मणिभद्रपुरी भी कहा जाता है ना, तो माणा से ऊपर हैं ये सारे के सारे। कौन कौन से? सतोपंथ, घस्तोली, रताकोण और लक्ष्मीवन। ये चारों कहां पर हैं? ये माणा में है या मणिभद्रपुरी में है। ठीक है, जहां पर आपका भीम पुल भी है, एक पत्थर है जिसे क्या कहा जाता है कि भीम ने रखा था, भीम पुल, जहाँ पे सरस्वती नदी भी दिखाई देती है आपको, है ना। तो वहां से अगर आप जाएंगे तो सतोपंथ, घस्तोली, रताकोण और लक्ष्मीवन। तो चमोली याद रखना आपने। क्या याद रखना है? पहले याद रखना चमोली, उसके बाद याद रखना आपने माणा। और अब आपने अंतिम गांव नहीं बोलना है, मोदी जी ने उसे बोल दिया प्रथम गांव, तो प्रथम गांव। ठीक है, देश का प्रथम गांव। अगला जो है, अगला बुग्याल है नंदन कानन। नंदन कानन ये आपका फूलों की घाटी के ऊपर पड़ेगा। अब फूलों की घाटी कैसे जाओगे, मैंने बताया था आपको भाई, ऋषिकेश से अगर आप फूलों की घाटी जाना है तो बद्रीनाथ मार्ग पे गोविंद घाट जाना पड़ेगा। वहां से ऊपर आप जाएंगे घांगरिया, एक जगह पड़ेगी घांगरिया। वहां से एक रास्ता कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? हेमकुंड साहब, हेमकुंड साहब के लिए चला गया। 6 श्राइन हेमकुंड साहब के लिए चला गया। एक आपका फूलों की घाटी के लिए चला गया, है ना। फ्रैंको स्माइथ ने खोजी थी, उसने किताब लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर। उसके बाद ये क्या चर्चाओं में आई थी, फूलों की घाटी। तो मैंने कहा नंदन कानन कहाँ है? फूलों की घाटी के ऊपर है, फूलों की घाटी के ऊपर। अगला है फूलों की घाटी, ये चमोली में है। कहां पर है? फूलों की घाटी से कई बार अलग अलग प्रकार के प्रश्न आए कि किसके मध्य में है, कौन सी घाटी में है। तो आपने बोलना नर और गंधमादन पर्वत। नर और गंधमादन पर्वत के मध्य में भ्यूंडार घाटी में स्थित है। घाटी का नाम भी याद करना पड़ेगा, भ्यूंडार घाटी से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? भ्यूंडार घाटी में है। किन दो पर्वतों के बीच में है भ्यूंडार घाटी? नर और गंधमादन पर्वत। ठीक है, भ्यूंडार गंगा पार्क तथा स्माइथ पार्क इसके अन्य नाम है। क्या क्या बोलते हैं फूलों की घाटी को? भ्यूंडार गंगा पार्क और स्माइथ। फ्रैंको स्माइथ ने खोजा था इसलिए स्माइथ पार्क बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ब्रिटिश पर्वतारोही थे। कौन? फ्रैंको स्माइथ। और इसकी खोज कब की गई थी? 1931 में की गई थी। कब की गई थी? 1931 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद औली, ये तो बहुत चर्चित है, आपको पता है चमोली में है। जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर है। साहसिक पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथीगौरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। फिर याद करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आलस नहीं करना है कि जी किन किन से घिरा हुआ। पहले नंदा देवी, है ना, नंदा देवी सबसे ऊंचा शिखर हमारे उत्तराखंड का। दूसरा ऊंचा शिखर कौन? कामेट। तो नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ और हाथीगौरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। एशिया का सुंदरतम क्या ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। स्कीइंग हेतु पता है आपको कि विदेशी लोग जितने भी हैं स्कीइंग के जो शौकीन लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो औली कहाँ हो गया? चमोली, जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर। अगला बुग्याल है गुरसों। कौन सा? ये औली के पास है। और यहाँ पर क्या? हाथी पर्वत। आपने फिर याद करना, हाथी पर्वत के साथ याद करना गुरसों को। गुरसों हाथी पर्वत औली के पास। गुरसों हाथी पर्वत औली के पास। चित्रकांठा, कौन सा? चित्रकांठा, ये भी चमोली में है। ये कहाँ है? चमोली में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो बुग्याल होंगे आपके वो आपको कहाँ मिलेंगे? शिवालिक में नहीं मिलेंगे, मतलब जहाँ हाइट ज्यादा नहीं होती है उसमें नहीं मिलेंगे। ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहीं मिलेंगे आपको। आप बार बार पढ़ रहे हैं चमोली चमोली चमोली, पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं आप? क्योंकि भाई पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी ये क्या है? थोड़ा क्या हायर एरिया है,
ज्यादा हाइट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? बुग्याल मिलेंगे। तो चित्रकाठा कहाँ? चमोली में। क्वारी कहाँ? चमोली, बिरही के ऊपर। बिरही, चमोली में बिरही के ऊपर कौन? क्वारी। उसके बाद चौफिट शिखर, चौफिट शिखर, ये भी कहाँ? चमोली में। कहाँ? मलारी के पास। कहाँ पे? मलारी के पास। फिर कल्पनाथ, ये चमोली बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ेगा। कल्पनाथ कहाँ है? चमोली बद्रीनाथ मार्ग पर। कैला बुग्याल, ये अगर मैं प्रश्न बनाता तो यहां से बनाता। बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ जो बुग्याल है उसको क्या बोलते हैं? कैला बुग्याल। क्या बोलते हैं? फिर बगजी बुग्याल, चमोली, पिंडर और कैल के बीच। चमोली, पिंडर और कैल के बीच, ठीक है। यहां से हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होते हैं। क्या होते हैं? हिमालय के सबसे भव्य दर्शन कहां से होते हैं? आंसर बगजी बुग्याल से होते हैं। कहां से? बगजी बुग्याल, चमोली, पिंडर और कैल के बीच में। एक क्वेश्चन और बनाता मैं, किसके बीच में? चमोली, पिंडर और कैल के बीच में है बगजी बुग्याल। उसका रूपकुंड चमोली में है। यहाँ फेण कमल पुष्प अधिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो आपने सुना होगा ब्रह्म कमल, फेण कमल, सुना है? ठीक है, तो फेण कमल पुष्प अधिक मिलते हैं, ब्रह्म कमल भी मिलते हैं। जो भगवा बासा है ना, या कालू विनायक है जो, वहां पर क्या मिलेंगे आपको? उससे आगे ब्रह्म कमल मिलेंगे। तो रूपकुंड, ये नरकंकालों की भूमि है, ये पता भी है आपको? ठीक है। वैसे भी आपको मैं बता दूं, मैं तो गया हुआ हूं, बेदनी बुग्याल से आगे पूरा बुग्याल ही है। क्या है? पूरा बुग्याल ही बुग्याल दिखता है। बहुत दूर तक रास्ते दिखते हैं, मतलब जहां तक आप जाना है आपको सब दिखता है वहां पर। बड़ा आनंद आता है। और वहां से नंदा घुंगटी के दर्शन भी होते हैं। अगर आप कहाँ हैं? बेदनी बुग्याल में हैं, तो वहां से क्या होता है? नंदा घुंगटी के भी दर्शन होते हैं। अगला है बेदनी बुग्याल, भाई सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का। सबसे बड़ा बुग्याल है, चमोली में है, ठीक है। रूपकुंड के पास नहीं बोल सकते, रूपकुंड काफी आगे है। बेदनी बुग्याल से काफी आगे जाना पड़ता है। पूरा एक, मतलब ये समझ लीजिए कि सुबह चलेंगे आप तो शाम शाम तक पहुंचेंगे। वहां पर चढ़ाई ज्यादा है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तब जाके आप क्या रूपकुंड पहुंचेंगे। रूपकुंड में भी क्या है कि रूपकुंड से आधा किलोमीटर पहले आपको क्या हल्का हल्का बर्फ जैसे दिखने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आजकल जाएंगे तो पूरा बर्फ से ढका होगा। सबसे अच्छा समय होता है सितंबर। कौन सा? सितंबर में जाते हैं वहां पे। तो चमोली रूपकुंड के पास भाई वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है। वेदों की रचना कहां पर हुई? आंसर बेदनी बुग्याल में। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, यानी पुरुषों द्वारा नहीं रचित है, देवताओं द्वारा रचित हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति विद से हुई है, जिसका मतलब था जानना। वेद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? विद, जिसका मतलब था जानना। तो वेदों की रचना कहां पर हुई? बेदनी बुग्याल में हुई। ये किंवदंतियां हैं भाई। वेद तो वैसे अगर देखा जाए तो कहां से आए थे भाई? मध्य एशिया से अगर आर्य आए तो वो अपने साथ लेके आए थे वेद, है ना। ऐसी मैंने कहा उनकी दो शाखाएं हो गई थी। एक शाखा पंजाब में रुकी और एक शाखा कहाँ गई? ईरान की तरफ गई, है ना। तो आपको पता ही है जिंदविस्ता, ऋग्वेद के समकालीन जो किताब मानी जाती है वो कौन सी है? जिंदविस्ता, ठीक है। तो चलो, लेकिन हम उत्तराखंड में बोलते हैं, किंवदंतियां हैं कि भाई वेदों की रचना कहाँ पे हुई? आंसर बेदनी बुग्याल में हुई। यह सुंदर मखमली घासों के लिए भी प्रसिद्ध है ना। अनेक जड़ी बूटियां होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत ही सेंसिटिव जोन है, क्या है। और वहां पर कभी अगर आप जाएं तो किसी भी चीज को ऐसे नहीं कि तोड़ के खा लिया, मुंह में रख दिया। कोई भी जड़ी बूटी क्या हो सकती है? विष हो सकती है ना। जानकार लोग ही जो होते हैं वही क्या करते हैं। बजरदंती होती है, बजरदंती जानते हो? बीको बजरदंती। अब आज तक मैंने देखा नहीं कि यहाँ से कोई बजरदंती के ट्रक जा रहे हो नीचे, पर बीको बजरदंती बोलते हैं। तो बजरदंती एक ऐसी जड़ी बूटी होती है कि जैसे आप जा रहे हैं, पानी नहीं है आपके पास, तो बजरदंती के 2 पत्ते चबा लो तो क्या हो जाएगा? प्यास बुझ जाती है ना। उसके बाद है भाई अली बुग्याल। क्या? अली बुग्याल, ये भी बड़ा सुंदर है भाई। चमोली, रुद्रप्रयाग, उखीमठ और गोपेश्वर के बीच में अली बुग्याल। कौन सा? अली बुग्याल। औली नहीं बोल रहा हूं मैं, औली आपका जोशीमठ में, यह है अली बुग्याल, चमोली, रुद्रप्रयाग यानी उखीमठ और गोपेश्वर के बीच में। फिर अगला केदार कांठा। अब मैंने कहा ये जरूर पूछता है वो। क्यों पूछता है? लोग सोचते हैं केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में, तो केदार कांठा भी कहाँ होगा?
जबकि केदार कांठा कहाँ है? उत्तर काशी में। तो जब भी केदार कांठा आएगा, कांठा अगर लग गया, अगर नाथ हैं, केदारनाथ जी हैं तो वो रुद्रप्रयाग में, केदार कांठा है तो वो उत्तर काशी में है, मखमली घास तो होगी होगी भाई, है ना। मानेग, क्या मानेग, ये भी उत्तर काशी में, सरताल के पास है मानेग, उत्तर काशी में सरताल के पास है। हरकीदून बड़ा सुंदर, उत्तर काशी में है, बंदरपूंछ ढाल पर है। टॉस का उद्गम होता है यहाँ से, टॉस नदी जानते हो, हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है? टॉस। और इसका बड़ा प्रवाह जो वेग है बहुत ज्यादा है, ठीक है। और टॉस और यमुना का संगम होता है आपका कहाँ पर? कालसी के निकट। तो कालसी कहाँ पड़ता है आपका? जौनसार में, है ना। जब आप यहाँ से हरबटपुर, यहाँ से देहरादून, हरबटपुर से दाहिने विकासनगर, डाकपत्थर, कालसी, मैं ये बार बार बोल के उस रूट को याद करता हूँ। क्या करता हूँ? याद आती है भाई मुझे वहाँ की। कालसी और उसके बाद सैया और उसके बाद चक्राता, बड़ा स्टेशन जो, ठीक है। चलिए, तो भाई कालसी में आपको पता है शिलालेख भी अशोक का। एक बार बहुत पहले, बालिके मैं छोड़ता नहीं हूं, मैंने प्रश्न पूछा था, खोज किसने की थी? कालसी में अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? फॉरेस्ट ने की थी, जॉन फॉरेस्ट ने की थी। फिर मैंने आपसे पूछा था कि वहां के लोगों को क्या कहा गया है और उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया। और उस क्षेत्र को क्या कहा गया? अपरांत कहा गया, ठीक है। और मैंने साथ में बताया था उसमें एक हाथी बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ गस्त में, क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो भाई हरकीदून हो गया, उत्तरकाशी, बंदरपूंछ ढाल पर, टॉस का उद्गम, मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद सोनगाड, छायागाड भी बोलते हैं, ये भी उत्तरकाशी में। सोनगाड, छायागाड उत्तरकाशी में। फिर है चाईशिल, ये हिमाचल की सीमा पर है लेकिन है उत्तरकाशी में। कहां पर? चाईशिल बुग्याल कहां पर है? आंसर उत्तरकाशी में है। देवदामिनी कहां है? यमुनोत्री के पास है। देवदामिनी कहां है? देखिए सबके पास किताबें हैं, सबने पढ़ रखा होगा। मैं एक छोटी सी क्या कर रहा हूं कि बोल के क्या होता है, कई बार किताब पढ़ने का मन नहीं करता है, प्लेट्यू आ जाता है एक जीवन में। जब आप बहुत पढ़ते हो, उसके बाद क्या होता है, किताब की तरफ देखने का मन नहीं करता है। तो तब क्या करना चाहिए? तब सुनना चाहिए। इसीलिए श्रवण ज्ञान वाला क्या किया जा रहा है? वीडियो, यानी बाद में क्या होता है, पेपर के आसपास थोड़ा तबीयत बिगड़ने सी लगती होती नहीं है, तबीयत खराब लगता है, ऐसा मस्तिष्क बोलता है कि अब किताब पढ़ के क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है ना, एंग्जाइटी सी हो रही है और थोड़ा विप्लव सा हो रहा है। तो होता कुछ नहीं है, वो खाली अंदर का क्या है, जहां पेपर खत्म, पेपर देते ही क्या होता है, सारी समस्याएं की जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, क्योंकि भाई आर पार हो जाता अंदर, तो जो होना था वो हो गया। जैसे ही आप बाहर आते हो अपना आप तबीयत सही हो जाती है। तो उस समय क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, सुन सुन के याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जरूरी नहीं है मेरी आवाज सुनो, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो और उसको बार बार सुनो। क्या करो? और तब तक सुनो जब तक वो याद नहीं हो जाता। चाईसिल जी उत्तरकाशी में, देवदामिनी यमुनोत्री के पास। और फिर थोड़ा सपने देखा करो कि जब मैं यमुनोत्री जाऊंगा या यमुनोत्री जाऊंगी तो मैं एक बुग्याल देखूंगी जरूर, देवदामिनी। इसके बारे में लोगों को कम ही पता है। देवदामिनी कौन सा बुग्याल? तो यमुनोत्री क्या, जब भी जाऊंगी यमुनोत्री घाटी में या जाऊंगा तो देवदामिनी बुग्याल जरूर देखूंगा। जब मैं बद्रीनाथ जाऊंगा तो मैं वहां कैला बुग्याल जरूर देखूंगा। जब मैं बद्रीनाथ से आगे माणा जाऊंगा तो माणा से आगे मैं सतोपंथ जरूर जाऊंगा। मैंने सुना है कि वहां पे एक सतोपंथ ताल भी है। क्या है? जो कि तिकोना है, जहां से कि उद्गम होता है किसका? अलकनंदा का उद्गम होता है। मैं वहां से आगे और जाऊंगा, कहाँ? स्वर्गारोहिणी। मैं देखना चाहूंगा कि लोमश ऋषि कहाँ ले गए थे पांडवों को, है ना। साथ में एक भूटिया कुत्ता भी गया था, कि एक दो कुत्ते भी गए थे, आज भी आते हैं वहां। अगर आप ट्रैक करोगे उधर का तो आज भी वो भूटिया कुत्ते छोड़ के आते हैं पूरा। कहाँ पे? कहाँ पे? सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप सपने देखेंगे भाई तो तभी क्या होगा, याद होगा। खाली रट रहे हैं, घोट रहे हैं, तूते बने हुए, तो उससे थोड़ा क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट लो उस चीज में। क्या लो? दयारा। भाई जब मैं उत्तरकाशी जाऊंगा तो मैं दयारा बुग्याल जरूर जाऊंगा। शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर, उसको देखूंगा, है ना। शीतकाल में क्या होता है, स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। और पर्वतारोही जो चंद्रप्रभा एतवाल थी, उन्होंने इसे क्या किया था, पर्यटन मानचित्र पर लेके आई थी। चंद्रप्रभा एतवाल, चंद्रप्रभा संतवाल बोलते हैं उनको अब, बट हैं वो चंद्रप्रभा, पहले बोलते थे हम लोगों ने बहुत पहले नाम सुन लिया था, आज से 20-25 साल पहले। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही है, ठीक है।
तो यहां से क्वेश्चन बना कई बार कि चंद्रप्रभा एतबाल पर्यटन मानचित्र पर लेकर आई किस बुग्याल को? दयारा। और दयारा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। कहाँ है? और यहाँ पे शीतकाल में क्या होता है? स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। उसके बाद कुश कल्याण भाई, कुश कल्याण भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक है। कोटालो की हारी नाम, कोटालो की हारी नाम, कोटालो की हारी, एक नाम कुश कल्याण का क्या है? कोटालो की हारी। फिर पवाली कांठा, ये बड़ा सुंदर बुग्याल है भाई, उत्तरकाशी में है। 17 वर्ग किलोमीटर में कई प्रकार की जड़ी बूटियों के कारण इसे सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया। सुरक्षित जैव पार्क को खास ध्यान देना है आपने। पवाली कांठा, कांठा समझते हो? डांडा कांठा है। फिर तपोवन, तपोवन कहाँ है भाई? गोमुख के पास। ये ऋषिकेश वाला तपोवन भी एक हमारा थोड़ा सा 3 किलोमीटर पे, ये वाला तपोवन नहीं, एक ऊपर है तपोवन। कहाँ? गोमुख के पास उत्तरकाशी में तपोवन। ठीक है, वहां पर भी बुग्याल है। फिर केदार खर्क भाई, केदार खर्क अगर पूछेगा केदारनाथ तो वो है रुद्रप्रयाग में, केदार कांठा पूछेगा तो वो है उत्तरकाशी में, केदार खर्क पूछेगा तो वो भी उत्तरकाशी में, लेकिन गोमुख के निकट। किसके निकट? गोमुख के निकट। क्यों बोलते हैं गोमुख? गाय के मुंह के समान है ग्लेशियर, और बता रहे हैं कि धीरे धीरे पिघल कर क्या हो रहा है? पीछे जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा जा रहा है उस पर। और साथ में आपने क्या, गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? तो भागीरथी बोलना है आपने, क्योंकि गंगा नाम जो पड़ता है वो देवप्रयाग से पड़ता है। कहां से पड़ता है? अच्छा जी। फिर सरुताल बुग्याल, सरुताल कौन सा? ये उत्तरकाशी में, ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। फिर मासड़ताल सहस्त्रताल, ये टिहरी में है भाई। यहां से ऋषिकेश से आप गए चंबा, चंबा से गए आप कहाँ? नीचे डैम, टिहरी डैम, वो आपने पार किया। उसके बाद आप पहुंचे कहाँ? कहाँ पहुंचे? आप पहुंचे, कहाँ पहुंचे भाई? कौन सी जगह है वो? टिपरी, छोटा सा स्टेशन है टिपरी। टिपरी से आगे पहुंचे आप कहाँ? पीपल डाली, पीपल डाली से कुछ रास्ते कटेंगे, वहां से आप पहुंचे कहाँ? घनसाली, घनसाली से कहाँ पहुंचे? चमियाला, चमियाला से कहाँ पहुंचे? बूढ़ा केदार। कहाँ पहुंचे? बूढ़ा केदार। अब आप बूढ़ा केदार में जो है मंदिर है बहुत बड़ा, क्या है? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे केदारनाथ जी का मंदिर रुद्रप्रयाग में है, तो बूढ़ा केदार जो है वो कहाँ है? टिहरी में है। कहाँ पे है? बिल्कुल वैसे ही लिंग है, बहुत सुंदर। ठीक है, बड़ा मानी भी जगह है, बांज बुरांस के जंगलों से घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर स्थान। ठीक है, अब वहां से आपको जाना पड़ेगा कोट बिसन होते हुए। कहाँ? मतलब एक रोड जाएगी, अलग रोड, वहां से जाएंगे आप कोट बिसन होते हुए। कहाँ भाई? कहाँ जाएंगे? मासड़ताल। कहाँ जाएंगे? मासड़ताल, सुंदर जगह है। फिर मासड़ताल से और आगे जाना पड़ेगा, 1-1.5-2 दिन लगेंगे लगभग, तब जाके मिलेगा आपको क्या? सहस्त्रताल। क्या मिलेगा? और वहां मासड़ताल तक आप जा सकते हैं आराम से, कोई भी जा सकता है, आ सकता है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो तो एक ही दिन में जाते आते हैं, लेकिन आप लोग को शायद हॉल्ट करना पड़ेगा, सामान ले जाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको अगर आगे जाना है सहस्त्रताल के लिए, तो आपको गाइड करना पड़ेगा, स्थानीय व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अपने साथ ले जाना पड़ेगा। तो मासड़ताल सहस्त्रताल कहाँ भाई? टिहरी। कहाँ पर? फिर जौनाई, जौनाई बुग्याल कहाँ है? टिहरी। ये सहस्त्रताल से आगे है। क्या है? सहस्त्रताल से आगे। फिर अप्सराओं, अप्सराओं, कोटली भी बोलते हैं इसको, अप्सराओं, ये टिहरी में है भाई। कुश कल्याण के आगे पांडवों की चोटी के पास, कुश कल्याण से आगे पांडवों की चोटी के पास क्या? अप्सराओं। क्या बोलते हैं इसको? ठीक। फिर है भाई खतलिंग, खतलिंग का है? टिहरी में। खारसौली से पहले रीही के पास खतलिंग पड़ेगा आपका बुग्याल। फिर खारसौली, ये भी टिहरी, टिहरी के एकदम उत्तर में क्या पड़ेगा? खारसौली। फिर पड़ेगा, फिर अगला है चोपता, थोली, मणनी, बर्मी, मदमहेश्वर, ये पड़ेगा आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ पड़ेगा? रुद्रप्रयाग में। सारे रुद्रप्रयाग में। चोपता तो आपने सुना ही होगा। सबसे ज्यादा लोग जो जा रहे हैं यात्रा पर केदारनाथ के बाद, वो जा रहे हैं तुंगनाथ। तो तुंगनाथ जाने के लिए आपके लिए 2 रास्ते हैं, एक आप गोपेश्वर से होके जा सकते हो मंडल होते हुए, एक आप रुद्रप्रयाग से सीधे कहाँ? उखीमठ होते हुए जा सकते हो। ठीक है,
तो चोपता नीचे है, चोपता से पैदल जाना पड़ता है 3 किलोमीटर ऊपर का तुंगनाथ के लिए, और वहां से फिर 1 किलोमीटर और ऊपर है चंद्रशिला टॉप। और चंद्रशिला टॉप वो जगह है जहां पर बताया जाता है रावण की तपस्थली है। क्या है? रावण के पास एक तलवार थी, कौन सी? चंद्रहास। कौन सी? तो बताया जाता है कि वहां पर तपस्या की उसने, और तब उसने चंद्रहास तलवार क्या की? प्राप्त की। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, तो चोपता समझ में आ गया होगा। ऐसे थोली है, मणनी है, बर्मी है, मदमहेश्वर है। मदमहेश्वर भी उखीमठ से आगे जाएंगे आप, तो उखीमठ से आगे कहाँ? उखीमठ से आगे क्या पड़ेगा भाई? उखीमठ से आगे क्या पड़ता है? उखीमठ से आगे क्या पड़ती है जगह? किसी को पता है? नाम भूल गया मैं। मतलब वैसे उनियाना जाना पड़ेगा, उसके बाद उनियाना पड़ेगा, उनियाना के बाद आपका रांसी और गोंडार। मैंने बताया था 2 गांव, रांसी और गोंडार। तो रांसी और गोंडार, ठीक है। पैदल जाना पड़ता है मदमेश्वर के लिए भी, ठीक है। लगभग 14-15 किलोमीटर के आसपास होगा। दरअसल पहाड़ में पता नहीं चलता, चढ़ते रहो चढ़ते रहो। किसी से भी पूछो ऊपर से आने वाले के लिए कि कितना रह गया, वो बोलता थोड़ा रह गया। चढ़ते चढ़ते पता चलता है ना। तो चलो जी, मदमेश्वर ये सब रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद कफनी। कफनी कहाँ है? बागेश्वर में। कफनी कहाँ है? बागेश्वर में, पिंडारी ग्लेशियर के पास है। किसके पास? पिंडारी ग्लेशियर के पास है। फिर पिंडारी, नामिक, जोहार, खलिया, छिपलाकोट, रहाली, लड़ी पांगती, थाला, थारथा, ये सब बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। पिंडारी हो गया, नामिक हो गया, जोहार हो गया, खलिया, छिपलाकोट, रहाली, लड़ी पांगती, थाला, थारथा आदि बुग्याल कहाँ पड़ेंगे आपके? पिथौरागढ़ में पड़ेंगे। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई? ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक ना मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें प्री के भी क्वेश्चन कवर होंगे और मेंस के भी होंगे, ठीक है। कितना हो गया समय? वनों से लाभ बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं? वनों से लाभ। भाई वन एक नवीकरण संसाधन है। मानव सभ्यता के विकास एवं संवर्धन में वनों का क्या है? विशेष महत्व है। तो वनों से मिलने वाले अप्रत्यक्ष लाभ प्रत्यक्ष लाभ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भाई आपने पेड़ काटा, उसको बेचा, ये हो गया प्रत्यक्ष लाभ। वन अपनी जगह पे खड़े हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहे होंगे ना आपको। तो भाई ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो वो कौन दे रहे हैं आपको? वन दे रहे हैं। अगर अमेजन के जंगल न होते, माना अमेजन के जंगल नष्ट हो जाएंगे, कहाँ? ये जो साउथ अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में, अगर अमेजन के जंगल नष्ट हो गए या जो आपको कॉन्गो के जंगल नष्ट हो गए, तो समझ लेना सांस लेने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? सोख रहे हैं, है ना। तो भाई अप्रत्यक्ष लाभ। वनों के कारण वायु और जल मृदा अपर्दन तथा बाढ़ से हमारी भूमि की रक्षा होती है। मेंस में ऐसे लिखा जाता है कि वनों के कारण वायु और जल मृदा अपर्दन तथा बाढ़ से हमारी भूमि की रक्षा होती है। वनों की पत्तियों के गिरने और सड़ने गलने से भूमि की उर्वरता में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संतुलन तथा जलवायु को सम बनाए रखने में वनों की अहम भूमिका होती है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपको पता ही है, ठीक है। इनसे प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। क्या होती है? प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। लोग आजकल क्या कर रहे हैं? मकान बना रहे, गार्डन नहीं छोड़ रहे। मैं कह रहा हूं कि 2 तरह के मकान है। एक बहुत बड़ा मकान है, बहुत स्काई स्क्रैपर समझ लो, लेकिन गार्डन नहीं है उसमें, तो कोई मतलब उसमें मतलब सुंदरता दिखती नहीं है। एक व्यक्ति का छोटा सा घर है, उसके आगे उसने गार्डन बना रखा, कुछ चीजें लगा रखी हैं, सब्जी लगा रखी, तो आंखें और दिमाग खुद ही क्या होगी? प्रफुल्लित होगा। फूल फल होता कि नहीं होता? अंदर से एक जो आत्मिक खुशी होती है। जैसे हम किसी के घर में गए और एक पेड़ हमें दिखा और उसमें आम लगे हुए,
एक पेड़ दिखा उसमें अमरूद लगे हुए, एक पेड़ दिखा उसमें जामुन लगे हुए, एक पेड़ दिखा उसमें क्या और क्या क्या होते हैं भाई फल, सेब तो लग नहीं सकते यहाँ पे, और क्या होते हैं, हाँ लीची लगी हुई। तो देखते ही अंदर से एक प्रसन्नता होती है, मन करता है क्या। या उत्तराखंड में जब हम जाते हैं तो घर के आगे अगर माल्टा और नारंगी लगी हुई तो उस घर की रौनक ही कुछ और होती कि नहीं होती। तो ये मस्तिष्क बताता है हमें कि भाई क्या है। अब लोगों ने क्या कर दिया, सारा कवर करना शुरू कर दिया, 1 इंच भी नहीं छोड़ रहे कहीं पर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई प्राकृतिक सौंदर्य तो जो वैसे जंगल हैं, वन हैं, वो तो प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते ही हैं। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, जब घर बनाते थे थोड़ा सा एक गार्डन, मतलब एक, हाँ थोड़ा सा हरी मिर्च लगाते थे, थोड़ा राई लगाते थे, थोड़ा क्या क्या लगाते थे। अब महंगी इतनी हो गई जमीन, 100 गज में क्या करे आदमी, घर बनाए कि गार्डन बनाए। पर मैं आज भी कहता हूं कि मकान के थोड़ा सा आगे क्या करें, गार्डन जरूर छोड़ें। चलो जी, अगर ऐसा करते लोग तो वो जो धनिया और मिर्च जो पहले फ्री में मिलती थी वो पैसों में मिलने लगी है। उसका कारण यही है कि कमी हो गई है। पहले लोग धनिया मिर्च जो है वो अपने घर में उगा देते थे, जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, चलो जी। तो प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। अधिक वर्षा में भी वनों का विशेष महत्व है भाई। जहां वन होंगे वहां वर्षा को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं कि वन क्या करते हैं। जिन क्षेत्रों में वनाच्छादन अधिक पाया जाता है वहां वर्षा अधिक होती है। उत्तराखंड में तो बोलते ही है, जहां बांज होगा, बांज का वृक्ष होगा, वृक्ष होंगे जहां, तो वहां तो वर्षा होगी ज्यादा। और फिर बांज क्या करता है, अपनी जड़ों में क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है, कि बताते हैं ऐसा। और उधर के जो धारे होंगे, बांज वाले धारे, उनका टेस्ट अलग होगा बिल्कुल। उसके सामने सारे आपके मिनरल वाटर, वो 1000 वाला जो बोतल पीते हैं वो फेल, सारे फेल। बांज का पानी है जी, ठीक है, बांज वृक्ष का। तो वनों से अनेक जीव जंतुओं को भी संरक्षण मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैव और पर्यावरणीय दोनों प्रकार के संतुलनों में वनों की अहम भूमिका है। और मैं बताऊं आपको, जो महानगर है ना, वहां देखा मैंने एक जगह पे कि बीच में एक पेड़ था, वहां कौवे कुएं आते थे कुछ, तो लोग अपने बच्चों को दिखाने ले जाते थे उस पेड़ को, और फिर दिखाते, देखो क्रो है कि ये कौवा है। ऐसे ही होगा, कंक्रीट का जंगल अगर बना देंगे बीच में एक पेड़ में, पक्षी जो रहते थे वो कहाँ पे रहते थे, वहां पर, तो वहां पर दिखाते थे वो। तो ऐसा ही होना है आगे चलकर। चलो, प्रत्यक्ष लाभ क्या है भाई। वन राज्य के आय का एक प्रमुख स्रोत है। इससे अनेक प्रकार की लकड़ियों, औषधियों और कई अन्य उपयोगी पदार्थों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। राज्य में वनों से क्या क्या मिलता है भाई, शतावरी जड़ी बूटी है, शतावरी, अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा है, कचरी, चिरायता, हरे बहेड़ा आदि औषधियां प्राप्त होती हैं। तेजपात, तेज पत्ता जिसे आप बोलते हैं, इलायची, हींग, मसाले प्राप्त होते हैं। ठीक है, अखरोट, चिरौंजी, बादाम, ये सूखे फल प्राप्त होते हैं। गुगुल, लाहा या लाहा, रुद्राक्ष, रीठा, भांग आदि अनेक उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति होती है। अब जैसे लाहा है भाई, तो जो लाहा, सेंट्रल लाहा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, रांची में। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है एक बार। लाख होती है ना, जैसे कई बार क्या करते हैं, सरकार किसी चीज को सील करती है, तो वहां पर क्या करेगी, लाख से क्या कर देगी, फिर मोहर लगा देगी, फिर उस जगह को खोला नहीं जा सकता बिना सरकार की अनुमति के। तो लाह का यूज होता था पहले। लाक्षागृह इसी से बना हुआ था, पांडवों को जलाने के लिए जो बना था। तो गुगुल मिलता है, धूप सुनी है आपने, धूप बत्ती में गुगुल धूप बत्ती। लाहा, रुद्राक्ष है ना, और रीठा। जितने भी शैम्पू वैम्पू बनते हैं, अब तो पता नहीं मुझे केमिकल पड़ता है क्या पड़ता है, बट पहले लोग रीठे से ही धोते थे क्या सिर, है ना। रीठा हो गया। भांग, अब भांग सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा, तो भांग अच्छी चीज भी होती है। भांग के जो बीज होते हैं उसकी चटनी जो होती है, एपेटाइजर होती है, बेस्ट एपेटाइजर मानी जाती है। उत्तराखंड में भांग के बीजों की चटनी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, और बुखड़ों के बीच में भी रखते हैं। भूल के भी एक चीज याद रखना, कभी विदेश जा रहे हो, अगर आपने वो जो बुखड़े होते हैं उसके बीच में भांग के बीज रख दिए, और अगर आप एयरपोर्ट में पकड़े गए वहां विदेश में, तो आप पे संगीन धाराएं लगेंगी और आप जेल में बैठोगे। इसलिए भूल के भी क्या, क्योंकि उनके उसमें लिखा हुआ है ये क्या है, नशा है। अब हम लोग तो उसको वैसे में लेते हैं, नशा नहीं होता उसमें भांग के बीज में, बट उसको वो क्या मानते हैं,
नशा मानते हैं कि भांग के बीज क्या हो रहे हैं, स्मगलिंग हो रहे हैं। कोई पकड़ा गया था इसलिए बोल रहा हूं, उत्तराखंड में माता जी ने बांधे होंगे क्या बुगने, उसके बीच में भांग के बीज, वो पकड़ा गया बेचारा। ठीक है, तो कभी ऐसा मत कर देना, एयरपोर्ट में मत लेके जाना। चलो जी, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। तेज पत्ता आजकल के लिए बहुत ही अच्छा है भाई, जाड़ों में तेज पत्ता अगर आपके पास है चाय में डालिए। पुराने लोग ऐसे ही थोड़े लगाते थे तुलसी को, तुलसी हो गया, तेजपात हो गया, ये चीजें क्या करती हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को क्या करती हैं, कम करती हैं, आपको गर्मी देती हैं। तुलसी का जो पौधा था वो पूजनीय इसलिए था, खाली उस पर दीपक नहीं जलाना है, उसका यूज भी करना है। आप पूजा कीजिए, उसको लगाइए घर के आगे, मीन्स जैसे जाड़े शुरू होते हैं एक एक पत्ता, चाय पीनी जरूरी नहीं है, पानी में डाल दीजिए, उबाल के पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर इनका प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे चीड़ वृक्ष, भाई चीड़ वैसे दुश्मन है भाई हमारा उत्तराखंड का। क्यों? क्योंकि इसका जो पिरूल होता है, इसका जो पत्ते होते हैं, जहां गिरते हैं वहां पे फिर कुछ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ये बहुत ज्यादा पानी क्या कर देता है, सोखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिक्कत होती है। फिर आग, वनाग्नि के लिए जो जिम्मेदार वृक्ष है वो कौन सा है, चीड़ है। बट चीड़ से कुछ चीजें भी प्राप्त होती है, अंग्रेजों ने इसलिए लगाया था इसे, लीसा मिलता है इससे। क्या मिलता है? लीसा, राल मिलता है इससे, रेजिन जिसे बोलते हैं, बिरोजा मिलता है, टर्पेंटाइन जिसको बोलते हैं, बिरोजा। ठीक है, तारपीन का तेल निकलता है फिर किससे, लीसा से। और तारपीन का तेल जो होता है वो फर्नीचर उद्योग में काम आता है। किसमें आता है? वार्निश उद्योग में काम आता है, रंग रोगन में काम आता है, बूट पॉलिश में काम आता है, कांच बनाने में काम आता है। बूढ़े लोग उसको क्या करते हैं आजकल जाड़ों में, तारपीन के तेल को पैरों में लगाते हैं, बहुत गर्मी देता है वो, है ना। ज्यादा नहीं, कहीं पैर डुबा दिए तारपीन में, एक दो बूंद पैरों में, पैरों के नीचे, तो क्या होगा, गर्मी बनी रहती है। ठीक है, ऐसे ही बबूल भाई, बबूल बबूल पैसे वसूल, सुना होगा आपने, नहीं सुना? तो बबूल आदि लकड़ियों की छाल से रंग बनता है, पॉलिश बनती है ना, ये बनाए जाते हैं। बाकी टूथपेस्ट भी बनता है शायद बबूल से। ठीक है, ऐसे ही बुरांस, आपको पता है बुरांस फूल होते हैं इसमें, बहुत हाइट पे जाओगे तो व्हाइट बुरांस होता है, नीचे होगा तो कैसा, लाल बुरांस होगा। बुरांस का जो स्क्वैश और जूस होता है वो हृदय रोगियों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है, ढाक होता है, वैसे तो बोलते हैं हम ढाक के 3 पात, पर फिर भी ढाक, ये रंग बनते हैं इनसे, क्या बनते हैं, बुरांस हो गया, ढाक हो गया, इससे रंग बनाए जाते हैं। फिर बेत, बांस और रिंगाल, ये पता ही है आपको, ये घास मतलब नरकट में आते हैं, ये जो जैसे रिंगाल है नरकट में आता है। एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया, घास का अध्ययन किस में करते हैं? एग्रेस्टोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? एग्रेस्टोलॉजी में करते हैं। तो बेत, बांस, रिंगाल आदि घासों के गृह उपयोगी अनेक सामग्रियां तथा फर्नीचर बनाए जाते हैं। बेत का फर्नीचर बड़ा सुंदर होता है ना, पोर्टेबल होता है, कहीं भी ले जाओ। जब ट्रांसफर होता है सबसे कठिन समस्या क्या होती है, वो जो बड़े बड़े आपके सोफे होते हैं और क्या होते हैं, इसीलिए जो विदेशी लोग हैं ना वो ज़्यादा चीज़ें नहीं जोड़ रहे हैं अब, वो अपने कमरे को खाली रख रहे हैं, ग्राउंड बेड लगा रहे हैं, वो आ गए हैं। मतलब अत्यधिक भौतिकवाद के बाद उनकी समझ में आ गया, वो उनका कहना ये है कि ज़्यादा सामान से ना टेंशन होता है। क्या होता है? ज़्यादा कपड़ों से टेंशन होता है। क्या होता है? नहीं होता। इसलिए ज़्यादा चीज़ें मत जोड़ो, प्रकृति के साथ क्या करो, गर्मी हो रही तो गर्मी को सहो, और ठंड हो रही तो ठंड, इतना भी मत सहो कि वैसे ही सो जाओ, रजाई गद्दे तो रखो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़्यादा चीज़ें नहीं जोड़ रहे, वो क्या नहीं कर रहे। और मकान भी क्या बना रहे, सिंपल सा मकान बना रहे, बल्कि अब वो मिट्टी के मकानों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि स्काई स्क्रैपर्स में रह के वो समझ में आ गया उनके कुछ नहीं होना है, बेकार, है ना। उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को दिल्ली ले जाया गया, अब 8वीं मंजिल पे था क्या, तो उन्होंने कहा भाई इस गुफा में मैं नहीं रह सकता। उन्होंने क्या कहा उसे, उड़ियार कहा। उन्होंने क्या कहा, ये उड़ियार है, क्योंकि छोटी सी बालकनी होती है वहां से बाहर देखो। उन्होंने कहा इस उड़ियार में मैं नहीं रह सकता, मुझको फिर दोबारा कहा गांव में छोड़ के आओ, जहां मैं स्वच्छंद रूप से क्या कर सकूं, घूम सकूं। चलो जी, ऐसे ही भाई खैर, खैर के वृक्ष से क्या बनता है, कत्था बनता है। क्या बनता है? और कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है उत्तराखंड में? हल्द्वानी, कत्था उद्योग। और कत्था क्या होता है भाई, रंग में भी यूज होता है, पान में भी यूज होता है। कत्थे की तासीर ठंडी होती है। क्या होती है?
कभी मुंह में छाले पड़े हैं तो कत्था लगा देना, शाम को लगाना, सुबह तक गायब। इतना ठंडा होता है कत्था। खैर वृक्ष काटना मना है, क्या है? हाँ, तो खैर के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? खैर की छाल से कत्था मिलता है। क्या मिलता है? भोजपत्र के तने से कागज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सेमल, गुरेल और चीड़ से माचिस की तीली बनाई जाती है, डिब्बी बनाई जाती है। सेमल, सेमल के फूल से तो रुई भी निकलती है मेरे ख्याल से, है ना? सेमल, सेमल का जो एक फल लगता है उसके अंदर शायद रुई भी निकलती है। सेमल, गुरेल और चीड़ से माचिस की तीली बनाई जाती है, डिब्बी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कपूर के पौधे से कपूर प्राप्त किया जाता है। कपूर के पौधे से कपूर प्राप्त किया जाता है। देवदार से सुगंधित तेल और फर्नीचर बनाए जाते हैं। देवदार बड़ा अच्छा माना जाता है। जो क्वेश्चन बना वो ये बना, क्रिकेट के बैट किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? तो विलो से बनाए जाते हैं। उत्तराखंड वालों ने पूछे कि क्रिकेट के जो बल्ले हैं या बैट हैं वो किससे बनाए जाते हैं? विलो से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? वालनट और साल की लकड़ी से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। वालनट और साल की लकड़ी से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। साल पे तो बोला भी मैंने, महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना? और साथ में मैंने कहा था साल जो है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। कहते हैं 100 साल तक वो खड़ा रह सकता है पेड़, उसको काट दो 100 साल तक सड़ेगा नहीं, और 100 साल मतलब पड़ा वही है, वो 100 साल उसे सड़ने में लगते हैं। इसीलिए चौखट जो होती हैं घरों की वो साल साल की लकड़ी की बनाई जाती है। किसकी? ऐसी भाई स्प्रूस, स्प्रूस से क्या करते हैं? पैकिंग डिब्बे और फर्नीचर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तो माना कभी आपसे पूछ ले मेंस में कि भाई वनों के क्या लाभ हैं, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो? लाभ दे सकते हो, जड़ी बूटियां बता सकते हो। बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, है ना? झूला जड़ी बूटी होती है, और ब्राह्मी होती है, घिंगारू होता है, सिकाकाई होती है, भीमल होता है, बिच्छू कंडाली होती है, भैंकल होता है, निर्गुंडी होता है, किलमोड़ा होता है, ममीरा होता है, अमेश होता है, धुनैर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कहा बनते हैं यहाँ से। तो इन सबको जब आप देंगे तो क्या करेंगे? महत्व पता चलेगा वनों का क्या महत्व है। धुनैर जो है वो तो कैंसर के इलाज में काम आ रहा है कि अब, ठीक है, उसमें क्यों आ रहा है वहां से क्वेश्चन पूछा। टेक्साल नामक एक रसायन प्राप्त किया जाता है धुनैर से। कौन सा? और ध्यान रखना उत्तराखंड में जिसमें क्या करते हैं, छाछ बोलते हैं हमारे यहाँ, मट्ठा जिसे बोलते हैं आप, दही को जब मक्खन निकालते हैं ना तो उसका जो बर्तन होता है वो बर्तन लकड़ी का होता है। किसका होता है? लकड़ी का होता है। और वो किस लकड़ी का होता है? वो धुनैर का होता है। क्या होता है? और उसकी एक विशेषता होती है, उसमें ना क्रैक पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? क्रैक पड़ जाते हैं। फिर उसमें जैसे पानी वानी में रखो फिर दोबारा वो लकड़ी बिल्कुल बढ़िया सुंदर। तो धुनैर की लकड़ी पर मक्खन निकाला जाता था, उस मक्खन से फिर क्या घी बनाया जाता था, ठीक है। मट्ठा जो बनता था वो इतना ज्यादा बनता था उत्तराखंड में पहले कि थोड़ा बहुत पीते थे। अब ठंड में कहाँ से पीना इतना, बाकी भैंस को पिलाते थे। किसको? हाँ, भैंस का मट्ठा, भैंस को, ठीक है, गर्मियों में। तो मैंने कहा टेक्साल नामक एक रसायन प्राप्त किया जाता है जो कि कैंसर के इलाज में क्या है, ठीक है। ऐसे ही अमेश है, एक अमेश जो है उसको बोलते हैं हिप्पोपी। अमेश क्या है? हिप्पोपी। इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है। इसका यूज दवा में भी, दवा बनाने में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, टॉनिक बनाने में किया जाता है। टमाटर के विकल्प के रूप में यूज करते हैं अमेश को। ये क्वेश्चन बना कि टमाटर के विकल्प के रूप में किसका प्रयोग करते हैं उत्तराखंड? अमेश का प्रयोग करते हैं। ऐसे एक ममीरा होती है, पीली जड़ी, पीले रंग की होती है ना, ममीरा गांठ, ठीक है। सुरमा बनता है इसमें। किस क्या बनता है? सुरमा। आंख के लिए उपयोगी होता है, फिर टॉनिक भी बनाए जाते हैं उसके। ऐसे एक किलमोड़ा होता है भाई, दारू हरिद्रा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में किलमोड़ा बोलते हैं, वैसे ऐसे क्या दारू हरिद्रा, और कभी कभी जरिश्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण पौधा है ये। इसका अर्क, फल, जड़ की छाल, तना, लकड़ी सब उपयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है? इसमें क्या होता है? बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, जो कि आंखों के उपचार के लिए, जैसे
कंजक्टिवाइटिस होता है ना, नहीं बोलते आंख आ गई, तो उसके लिए किलमोड़े का बड़ा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंखों के रोगों के उपचार के लिए क्या है, किलमोड़ा औषधि है। ये पौधा क्या है, वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। इसकी आप क्या नहीं कर सकते, उत्तराखंड से ये नहीं कि गांव से काट के ले आए, नीचे पकड़े गए तो आप पर क्या होगा, वन कानून लगेंगे। कौन से, वन्य जीव अधिनियम की धाराएं लगेंगी आपको, हो सकता है जेल भी हो जाए। ऐसे ही भाई एक निर्गुंठी होता है, क्या होता है, शाम वाली बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके पुष्पों का उपयोग पेचिस, हैजा, बुखार, यकृत, लीवर जिसे बोलते हैं, हृदय की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसका, शाम वाली निर्गुंडी का। ऐसे एक भैंकल होता है, गठिया रोग के उपचार के लिए इसका तेल यूज किया जाता है। किसका, भैंकल का, है ना। भैंकल का जो बीज है उससे तेल निकाला जाता है, भोटिया लोग खाते हैं, और गठिया रोग के लिए बड़ा अच्छा है। कौन, भैंकल। कंडाली आपको बताइए सब्जी के रूप में, एनीमिया रोग का नाशक होती है कंडाली। गरीब लोग पहले क्या खाते थे, कंडाली का क्या बनाते थे, साग भी बोल सकते हैं आप, काफली, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, काफली। तो उनको एनीमिया होता ही नहीं था, क्योंकि क्या है, समझ में आ रहा है। ऐसे भीमल होता है भाई, शैम्पू में यूज होता है। भीमल के जो क्या होती है, छाल होती है, उससे शैम्पू बनता है। शिकाकाई पता ही है आपको, शैम्पू बनता है आयुर्वेदिक, साबुन भी आती शिकाकाई की। घिंगारू भाई, हृदय रोग के लिए बड़ा फायदेमंद है घिंगारू। ऐसे ही आपका एक ब्राह्मी, ये इसका प्रयोग तो आपको भी करना चाहिए, बुद्धिवर्धक है भाई। क्या है, बहुवर्षीय शाक है, बुद्धिवर्धक है। ब्राह्मी की पत्तियां अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, बुद्धि तेज होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी चीज के खाने से बुद्धि तेज नहीं होती है, बट क्योंकि ब्राह्मी क्या है कि दिमाग को ठंडा रखती है। क्या रखती है, ठंडा रखती है। और पढ़ने के लिए क्या चाहिए, दिमाग ठंडा चाहिए, तो ब्राह्मी इसलिए अच्छी मानी जाती है। किसी भी आप पंसारी की दुकान में आपको ब्राह्मी मिल जाएगी। ठीक है, ब्राह्मी का घी भी मिलता है, ब्राह्मी का शरबत भी मिलता है, गर्मियों में पीते हैं लोग ब्राह्मी। ठीक है, आपके गांव में अगर होती है तो उसके पत्तों का क्या करें, प्रयोग करें। दो पत्ते चबाने, ये नहीं कि पूरा पता चला 10 किलो खा गए कि आज ही क्या करना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बनना है। 2 पत्ते रोज अगर खाओगे तो क्या है। ऐसी भाई एक झूला वनस्पति होती है ना, मक्कू, छड़ीला प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी। इसका उपयोग सांभर में करते हैं। किसमें, सांभर में। गरम मसाला, रंग रोगन, हवन सामग्री, रेजिनोइड निकालने में किया जाता है, जो सुगंधियों को प्रयोग किया जाता है। प्रथम ग्रेड का झूला फ्रांस को निर्यात किया जाता है। कहाँ किया जाता है, फ्रांस को निर्यात किया। तो बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, तो हल्का हल्का मैंने बता दिया, इसमें मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगला वीडियो थोड़ी देर में।